क्लास के बाद में मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। तुम लोगों को क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है कि सर आज मेरी फर्स्ट क्लास हुई है, अभी मेरे पहले के लेक्चर छूट गए। मैं उनका लिंक दे देता हूँ, यूट्यूब लिंक, उनको एक गो थ्रू कर लो और देखो उससे तुम्हें कितना समझ में आता है। उसके बाद में तुम मुझे बताना कि तुम्हें कोई रिक्वायर्ड लेक्चर हैं क्या। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा लेक्चर रिक्वायर्ड रहेंगे तो फिर उसको भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं नंबर दे दूंगा अपना एंड आप लोग उसके अंदर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी बोलो, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी रेंज? यस शांतनु, प्लीज डोंट एनोटेट ऑन दिस स्क्रीन। एनोटेशन नहीं करना है बच्चे तुम लोगों को, है ना? ओके शांतनु, Sorry, sir, it happened by mistake. नो प्रॉब्लम। मैं अभी डिसेबल कर दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिसेबल कर दिया मैंने। ओके, क्या रेंज है? 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द रेंज। हमारे पास फॉर्मूला है, वी फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, that also equal to that is speed of electromagnetic radiation, where nu is the frequency and lambda is the wavelength. Lambda is the wavelength. So this is the gist. That is 4000 nanometer, not angstrom. 4000 angstrom, 7500 angstrom. So 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meters and 1 nanometer is equal to 10 to power minus 9 meters. So we can also write the range 400 nanometer to 750 nanometer. That is the point Rn. Now we have a question. क्या इसको सबने सॉल्व किया था? विविध भारती कितने लोगों ने सुना है? अभी रेडियो आजकल नहीं सुना जाता है, कम बच्चों के घरों में रेडियो होगा। आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट मीन्स हैं जिनसे कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूज लेते हैं। लेकिन एक सवाल है हमारा एनसीईआरटी का, ऑल इंडिया रेडियो AIR broadcast on a frequency of 1.368 kilohertz, 1.386 kilohertz, KHZ. Calculate the wavelength. सर हाँ, ये आपने आइस का सॉल्व करने के लिए बोला था। अच्छा ये किया था तुम लोगों ने, आंसर आया था इसका? हाँ सर, 219.3 मीटर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो उसको फिर से देख लेते हैं।
तो सही बात है, हमें फ्रीक्वेंसी दी है। ये क्वेश्चन जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है अभी के लिए। नाउ हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को क्या दिया, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ इसको सारा सॉल्व करो तुम लोग। अच्छा ओके, तो frequency is given and we know that c is equal to nu lambda, so frequency is 1.368 into 10 to the power 3 Sir, can you go to the back page or is ready? previous page. Yes, sir. Sir. ओके ये 1 पॉइंट नहीं है, 1000 है, कॉमा लिखा है, 1368 किलोहर्ट्ज 368. now nu is equal to so we know that c is equal to nu lambda, c 3 into 10 to the power 8, nu 1368 and lambda we have to find. We have doing atomic structure issue, atomic structure. This chapter name is atomic structure. It is ongoing topic, पहले से ये टॉपिक हमारा चल रहा है. Now we have to solve this. ये 10 to power 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा in meters. So we have to find in angstrom also. We can find in different units, but what will be in angstroms equal to यहाँ पे देखो, इसको मुझे डिवाइड भी करना है. 456. Yes. 1 meter is 10 to the power 10 angstroms. Okay, इसको सॉल्व करें कितना आएगा देखो. तो कंप्लीट सॉल्व करने पे कितना आंसर आया इसका बताओ. किसी ने सॉल्व किया? 456 456 into 10 raised to 15. तो मैं बता देता हूँ, तुम लोग ने पता नहीं कैसे किया है. एंगस्ट्रॉम अगर निकालोगे तो 31368. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखना. मीटर्स में निकाल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है. तो 219.29 आया इंटू 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम्स. तो एंगस्ट्रॉम्स में इसकी वैल्यू ना लिख के मीटर्स में अगर लिखा जाए, यहीं से अगर पहले मीटर्स में लिखते तो 219.29 मीटर्स. इसको अगर थोड़ा राउंड ऑफ करें तो 219.3 मीटर्स. तो ये रेडियो वेव की रेंज में आई. किसमें आई? रेडियो वेव्स. ये रेंज किसकी है?
काफी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है, तो रेडियो वेव है। 219 मीटर की इसकी क्या है वेवलेंथ, मतलब जो एक वेव की लेंथ होगी, एक वेव की जो लेंथ होगी लैम्डा, ये होगी 219.3 मीटर्स। ऐसे सॉल्व करना था। एंगस्ट्रॉम में इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसको मीटर्स में ही सॉल्व करना अच्छा रहेगा। तो ये वाले दोनों स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर ये आएगा। गॉट इट, इसको नोट करें। यस, वेरी गुड आर्यन, प्रणव का भी सही है, सबका ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है C = न्यू लैम्डा। So it's mu or mu. Where this one The formula में हाँ वो mu है कि mu है. न्यू NU म्यू ये होता है बच्चे, देखो ये दिस इज म्यू, ये आगे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है 10th में, हाँ सर, हाँ सर. तो ये म्यू है और ये न्यू है। Okay. बहुत जगह न्यू को F भी लिखते हैं, F मींस फ्रीक्वेंसी, but here we use nu. Nu is used for frequency. चलिए आगे बढ़ जाएं। Yes sir. नेक्स्ट आता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। Some of the experimental phenomena like interference and diffraction proved the light nature of, sorry, wave nature of light. But there are some experimental phenomena like photoelectric effect, पढ़ेंगे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, like photoelectric effect comma emission of radiation from hot bodies do not obey light nature of या wave nature of light। मतलब अगर ऐसे लॉज में वेव नेचर अप्लाई करते हैं तो वो ओबे नहीं करता। सो एक साइंटिस्ट हुए हैं प्लैंक, जो प्लैंक साइंटिस्ट हैं, प्लैंक गिव्स क्वांटम थ्योरी ऑफ
light in which light is considered as made up of small packets of energy, small packets of energy that are called photons. तो इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी आसानी के साथ। पहले तुम इसको लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो जो यहाँ पे बात है वो ये है कि जो हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, उससे ये प्रूव नहीं हो पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना, जो आगे हम पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ रहो तुम लोग, वो आगे आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज की क्लास में आज आएगा नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आ ही जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फेनोमेना है वो लाइट नेचर, जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, उससे प्रूफ नहीं हो पाता है। प्लैंक ने इसलिए अपनी एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अंदर की लाइट को हमने पार्टिकल कंसीडर किया है। हमने कंसीडर किया है कि अगर कोई लाइट सोर्स है, ऐसे देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है, तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो हमें मानना पड़ेगा इससे जो लाइट निकल रही है, इसलिए हम दोनों नेचर को मानते हैं। आज की डेट में हम लोग वेव नेचर भी मानते हैं और लाइट नेचर भी मानते हैं, दैट इज डुअल नेचर मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? डुअल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट। ऐसे तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये लाइट जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको फोटॉन्स बोला गया, और क्या बोला गया इनको? क्वांटम्स। ये मासलेस हैं। कैसे हैं? मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इनका मास नहीं होता, इनके पास ओनली एनर्जी होती है। सो काइंडली इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं स्लाइड दिखा सकते हैं? यस यस श्योर। तो इसको आप आसानी के साथ नोट करें पहले, फिर हम लोग इसकी स्टडी के अंदर चलेंगे। हेलो यस सर, एक बार आप राइट नेचर ऑफ लाइट एक बार दोबारा बता दोगे? क्या बता देंगे बेटा? सर नेचर ऑफ लाइट अभी आप बता रहे थे ना सर, वो साउंड एकदम ट्रिप हो गई थी इस वजह से। ओह अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर भी है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है। जिसने पुरानी क्लासेस नहीं की हैं उसको तो उसके क्या मिल जाएंगे, उसके लेक्चर्स में ग्रुप पे डाल दूंगा उनके, मुझे या मैसेज करेगा, वो पर्सनली मैसेज करेगा। तो पर्सनली मैसेज करोगे तो मैं तुम्हें पहले वाले लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा, जो 3-4 लेक्चर हमारे हुए। ओके अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था कि जो लाइट का नेचर है वो 2 तरीके का माना गया है। एक जगह लाइट को वेव माना गया है, एक बार लाइट को पार्टिकल माना गया है। वेव नेचर ऑफ लाइट से लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी प्रूफ होती हैं। और जो पार्टिकल नेचर है उससे लाइट की सम प्रॉपर्टीज लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी, ये सारी प्रूफ करने के लिए हमें लाइट का पार्टिकल नेचर मानना पड़ता है। सो देयर आर 2 views of nature of light. One is wave nature and second is particle nature. प्लैंक एक साइंटिस्ट हैं। प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी। On the basis of his experiments, he gave a theory of light that is called particle nature of light. That is quantum nature of light. तो उसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही
आसानी के साथ उसको पढ़ेंगे। पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे क्या उन्होंने बोला था और क्या है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसको पढ़ना है तुम्हें। फर्स्ट तो हम लोगों ने मतलब लाइट, हाँ बोलो। यस हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि लाइट मतलब जो है उसके पास वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, पर पहले हमें टास्क में पढ़ाया गया कि उसके पास रे नेचर भी है, हाँ रे उसके की पास तरह वो ट्रैवल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर से प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम अभी, हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली पार्टिकल नेचर से ही प्रूव होता है। इसका मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट डुअल नेचर का है ना, पार्टिकल नेचर भी उसमें है और वेव नेचर भी है। तो ये दोनों नेचर्स तुमको याद रखने हैं, इनके प्रूफ हमारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेव नहीं है, वेव भी है, पार्टिकल भी है, दोनों नेचर है उसके अंदर। और ये कैसे हो सकता है ये हम अभी देखेंगे आगे। एन सुपरपोजिशन में आर एन बिल्कुल वेव नेचर था। यस, दैट इज इंटरफेरेंस। इन इंटरफेरेंस वी हैव स्टडीड अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये नोट हो गया सबका? यस सर। Okay. Now moving forward to the हाँ, अगर कुछ बोल रहे हो तुम लोग तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, समझ लूंगा क्या कहना चाहते हो, ठीक है। आता देते कोची लाइट कोणत्या अपने आपको बच्चे इसको म्यूट रखोगे, जब कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे, ठीक है। चलो पढ़ो अभी। तो जैसे यहाँ तुम देख रहे हो एक बल्ब लगा हुआ है, और इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो हमने पार्टिकल के रूप में दिखाई है, हमने पार्टिकल्स के थ्रू उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने पार्टिकल नेचर ही लिखना है, तो हम जितने भी पॉइंट लिखेंगे उस सब में लाइट को पार्टिकल से बना हुआ बताएंगे। लाइट और EMR is made up of packets of energy that are called quantums or photons. क्या बोलते हैं, क्वांटम्स और फोटोन। दूसरी चीज क्या है, फोटोन इज
massless, and when any object emits light, energy, or absorbed light energy, it is always done in the form of photons. In the form of photons. ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? मान लो हमारे पास कोई जैसे कि हमारे पास कोई यहाँ पे सरफेस है ये, और हमने इस सरफेस पे क्या डाली? लाइट। तो जब हम लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे आएगी। यहाँ पे किसके फॉर्म में आएगी? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में आएगी। तो लाइट जो हमने डाली है वो उसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और जब ये सरफेस इसको एब्जॉर्ब भी करेगा तो एक एक पार्टिकल जो है वो फोटोन, जिसको हम लोग बोलेंगे, उसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। या जैसे हमारे पास अगर कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है ऐसे, और इस बल्ब से क्या है? पार्टिकल निकल रहे हैं, तो इससे जो एनर्जी लाइट की एमिट हो रही है वो हम किसके फॉर्म में बोलेंगे? हम बोलेंगे वो पार्टिकल्स के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। नंबर थर्ड जो है वो क्या है? एनर्जी वाला ले लेते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली proportional to the frequency of the light। जो लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसके क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक फोटोन बहुत छोटा सा फोटोन है, और जो हमारे पास लाइट सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको नोट करें, फिर मैं बताता हूँ क्या इसमें कहा गया। कहा गया यस यस द फोटोन्स और क्वांटम दोनों सेम ही है। यस, दोनों सेम, दोनों सेम है बिल्कुल। देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या है बच्चे, मैं तुमको ये क्लासिफाई करना चाहूंगा क्योंकि तुमने पूछा है। देखो क्वांटम्स, अगर जो क्वांटम वर्ड यूज किया जाएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, दोनों को सेम माना गया है। क्वांटम कब बोलते हैं? फॉर एनी ईएमआर, कोई भी ईएमआर हो तो क्या बोलेंगे? क्वांटम। और फोटोन कब बोलते हैं? जब व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है तब। हाँ, ओनली फॉर व्हाइट लाइट, दैट इज विजिबल लाइट। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी इसको बराबर माना जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया डिफरेंस को ज्यादा। मतलब सर क्वांटम जो है यूनिवर्सल सेट है और फोटोन उसका सबसेट है। यस, ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि जो है यूनिवर्सल जो सेट है वो हमारा क्वांटम हो गया, और उसमें से जो विजिबल लाइट होती है ईएमआर का एक पार्ट, उसके लिए फोटोन वर्ड भी यूज किया जाता है। यस, यू कैन से लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। Done, sir. ये सबका हो गया थर्ड पॉइंट तक? Okay. Yes, sir. ओके गुड। Yes, sir. नो, अभी नहीं हुआ है किसी का, आर्यन का नहीं हुआ है, और भी कुछ होंगे जिनका नहीं हुआ है।
नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इलेक्ट्रॉन जो था हमारा वो कैसा था, क्वांटाइज्ड इन नेचर। इलेक्ट्रॉन एक सबसे छोटी यूनिट होती है, उसका सिंपल मल्टीपल होता है, वैसे ही फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सिंपल मल्टीपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है उसका क्या बोलता है, एनर्जी दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। E is the energy, frequency is nu, and H is Planck's constant. The value is constant, 6.626 10 to power minus 34 joule into second. Joule into second होता है। Now, as we know that C is equal to nu lambda, so what will be the value of nu? C upon lambda. So on putting this value, एक और फॉर्मूला आएगा hc अपॉन लैम्डा। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑफ ए फोटोन। H प्लैंक्स कांस्टेंट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट और EMR इन वैक्यूम, या इन सिंपल लिख सकते हैं, इन एयर भी लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, दैट इज जो हमारा सोर्स मटेरियल है उसकी वेवलेंथ। सबने हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखें, ये तो हमने फॉर्मूले की बात कर ली। कितने लोगों को फॉर्मूला याद हुआ है? पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। E इक्वल टू एच न्यू एंड E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये दोनों फॉर्मूले हर एक बच्चे को याद होने चाहिए, ठीक है? नाउ देयर इज ए फोर्थ पॉइंट। कोई भी लाइट सोर्स होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी, क्वांटाइज्ड इन नेचर होगी। या कोई चीज एब्जॉर्प्शन कर रहा है या एमिशन कर रहा है लाइट का, तो उसमें क्या होगा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होगा, इट मींस दैट
the energy emitted or absorbed, emitted मतलब जो निकल रही है, emitted or absorbed will always be the simple integral multiple of, एक्चुअली नेचुरल नंबर मल्टीपल होता है लेकिन उसको इंटीग्रल बोला जाता है मैथ की लैंग्वेज में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ये ऊपर की लैंग्वेज ज्यादा नहीं समझ में आई, छोड़ दो, यहाँ समझो। अगर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो वो एक पैकेट हो गया, दूसरा फोटोन जो मिलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी 2h न्यू, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, ऐसे एक फोटोन की एनर्जी हमको मिलेगी तो हमको दूसरा फोटोन जो मिलेगा उसकी एनर्जी भी h न्यू होगी, तो हमको सबकी एनर्जी कितनी मिलेगी h न्यू। तो एक साथ हमें 2 फोटोन भी मिल सकते हैं, एक साथ 3 भी मिल सकते हैं हमको फोटोन, बट जो मिनिमम एनर्जी होगी वो कितनी होगी h न्यू। देखो मेरी बात ध्यान से फिर से सुनो, इधर मान लो एक यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया है, इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू है। अब जितनी बाकी एनर्जी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ इसकी सिंपल मल्टीपल होंगी। वी कांट फाइंड 1 पॉइंट h न्यू एनर्जी, वी कांट फाइंड 25 h न्यू एनर्जी, है ना, 4.3 h न्यू भी नहीं मिलेगा। हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, सिंपल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, E होगा तो 2E होगा या 3E होगा या 4E या -4E या -5E, ऐसे ये तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, या ये कह सकते हैं लाइट एनर्जी के फॉर्म में है। पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वजह से एनर्जी आ रही है। मतलब सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है पहली बात तो पॉजिटिव है, H की वैल्यू पॉजिटिव, न्यू की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों चीज कैसी है, पॉजिटिव। मैक्सिमम नंबर कैन बी वेरी हाई, है ना, ऐसा नहीं है। जितना हमारे पास सोर्स की एनर्जी होगी इसके हिसाब से वैल्यू ये घटे बढ़ेगी। एनर्जी जितना न्यू ज्यादा होगा प्रैक्टिकली, तो ये अगर इनफाइनाइट कर दिया तो ई भी इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना। सो एक फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग न्यू की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। जैसे हमारे पास विबग्योर है, तो बताओ सबसे बड़ा जो एनर्जी का फोटोन निकलेगा वो किससे निकलेगा, वो वायलेट से निकलेगा। और सबसे कम एनर्जी का जो फोटोन निकलेगा वो इससे निकलेगा, बिकॉज इसके लिए न्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा है और इसके लिए न्यू की वैल्यू सबसे कम है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जो फोटोन है वो एक पैकेट है। जैसे तुम चॉकलेट की दुकान पे जाते हो, है ना, तुम किसी शॉप पे जाते हो, तुम बोलते हो कि भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, तो तुमको क्या बोला जाता है, तुम बोलते हो एक चॉकलेट दे दो, एक चॉकलेट मिल जाती है तुमको। फिर तुम बोलते हो 2 चॉकलेट दे दो, तुमको 2 चॉकलेट मिल जाती है। तुम बोलते हो मुझे 3 चॉकलेट चाहिए, तुमको 3 चॉकलेट मिल जाती है। देखो ये क्वांटाइजेशन है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, है ना। कभी तुमको आधी चॉकलेट नहीं मिलेगी, या तुम बोलो कि मुझे नहीं, मुझे 2.5 चाहिए, तो तुम्हें जो शॉपकीपर होगा, जो अंकल होंगे दुकान वाले, वो तुमको डांटेंगे, बोलेंगे कि 2.5 चॉकलेट मांगता है, 2.5 चॉकलेट किधर से मिलेगा, है ना, या 1.5 चॉकलेट मांगता है, तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा, ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। 1 मिलेगी, 2 मिलेंगी या 3 मिलेंगी या 100 मिलेंगी या 105 मिलेंगी, सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल मिलेंगे, ऐसे फोटोन बोलता है। फोटोन बोलता है या तो मुझे पूरा का पूरा तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं एक्सेप्ट नहीं होऊंगा, मैं एब्जॉर्ब नहीं होऊंगा। जैसे तुमको अगर लाइट एब्जॉर्ब करनी है, तुम मान लो सन के नीचे बैठ गए, सूरज की गर्मी के नीचे तुम विटामिन डी थोड़ा सा लेना चाहते हो और तुम अपनी डाल के बैठ गए,
ठीक है, जैसे भी चेयर थी अब तुम इसमें आराम से है ना बैठे हुए हो। कैसे बैठा जाएगा मुझे तो पता नहीं चल रहा, ऐसे कुछ बैठे हुए हो तुम, ठीक है, आराम से लेटे हुए उस पे। तो अब तुम जब इस पे एनर्जी ले रहे होगे तो तुम्हारे पास या तो एक फोटोन आएगा या दो या तीन या चार या पांच, ऐसे तुम्हारे पास मान लो 10 फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि डेसिमल में एब्जॉर्ब कर रही है ना। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हो तुम, नहीं। तुम जो फोटोन एब्जॉर्ब करोगे वो कैसे होंगे, क्वांटाइज्ड इन नेचर होंगे। एक डिस्क्रीट वैल्यू का सिंपल मल्टीपल होगा। जो सिंपल वैल्यू है, सबसे छोटी जो वैल्यू है, सिंपलेस्ट वैल्यू, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन, दैट इज ई नॉट। ई नॉट वैल्यू का सिंपल मल्टीपल 1 ई नॉट, 2 ई नॉट, 100 ई नॉट, 10 to power 20 ई नॉट, लाइक दैट। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करें। क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज कंप्लीटली इसी पे बेस्ड होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट करें जल्दी। सर इनॉन वाला आप रिपीट कर दो एक बारी। ई नॉट वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज कॉल्ड ई नॉट। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज ई नॉट, मींस मतलब सर ई नॉट इक्वल टू में एच न्यू। एच न्यू, यस, ई नॉट इक्वल टू एच न्यू। मतलब मिनिमम एनर्जी जो मिलेगी वो एच न्यू, यही जो ई लिखा है ना, ई नॉट, इसको लिख सकते हैं। अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए, टोटल एनर्जी, तो कैसे बताओगे? मान लो n फोटॉन्स हैं, n इंटू ई नॉट, है ना। मान लो ये बोला n फोटॉन से, कितने फोटॉन से ये पर सेकंड में, कुछ टाइम दे दिया, बोला 1 सेकंड में n फोटॉन्स गिरे हैं, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, n इंटू ई नॉट। सिंपल लॉजिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। इसीलिए तो मैंने इतना ज्यादा उस समय स्ट्रेंथन किया था, इतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया था। म्यू फ्रीक्वेंसी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अभी चेंज नहीं होगा, अभी जो जिसका साइन है वो वही रहेगा। हम लोग बहुत सारे साइन बनाएंगे, बट एक साइन का यूज ज्यादातर केमिस्ट्री जैसे है तो उसमें एक ही जगह होगा। फिजिक्स में कई जगह ओवरलैप कर जाता है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर। बट अगर फिजिक्स की केमिस्ट्री की ही बात करें तो ज्यादातर सब चीजों के लिए अलग अलग हमारे पास साइन है, हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हैं। तो कभी भी क्वांटाइजेशन याद रखना हो तो चॉकलेट वाला एग्जांपल याद रख सकते हो कि कभी भी तुमको चॉकलेट मिलती है, एक मिलती है या दो मिलती है या तीन मिलती है, 1.5 1.48 चॉकलेट कभी नहीं मिलती है तुम्हें शॉप पे, है ना। तो ऐसा है। उसके बाद नंबर लिखोगे 5th पॉइंट। क्या लिख नहीं पाए थे पीछे? मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। प्रथम, न्यू की वैल्यू, न्यू जो है, न्यू, इसकी वैल्यू दी होगी तभी तो एनर्जी निकाल पाओगे। अगर नहीं दी होगी तो एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। कई बार एनर्जी दी होगी न्यू पूछेगा, कई बार लैम्डा दिया होगा एनर्जी पूछेगा। दैट इज डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूले हैं, इसको लगा सकते हो, इसको लगा सकते हो। समझ आया? ओके गाइस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 आता है हमारे पास। क्या मतलब है इसका? जैसे तुमने फोटोन दिया किसी को, या तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे तुमने टॉर्च ली,
और इससे लाइट फिर, तो ये हमने पार्टिकल नेचर बता रहे हैं, तो पार्टिकल के फॉर्म में लाइट निकलेगी, ढेर सारे पार्टिकल्स। अब ये सामने कोई एक पर्टिकुलर चीज रखी हुई है, वो लाइट एब्जॉर्ब करती है। एक फोटोन या तो ये पूरा का पूरा इसमें घुस जाएगा, या तो ये फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाहर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फोटोन एच न्यू है, इसको काट दिया और आधा इसको दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरा एब्जॉर्ब होगा, क्या ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा? ठीक है, फोटोन क्या होगा, या तो फुल्ली एब्जॉर्ब होगा, फुल्ली एब्जॉर्ब, या फिर होगा नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट किस में आती है? एटम्स में। जैसे एटम्स जो होते हैं, आगे पता चलेगा, वो पता भी तुमको चल चुका है, वो किस में रहते हैं? ऑर्बिट्स में, शेल में रहते हैं वो। ये मान लो हमारा ऑर्बिट 1 है, n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन रहना। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तुम्हें, इन्फिनिटी पे ले जाना है, आयनाइज करना है, तो मान लो इसको एनर्जी चाहिए E, और तुमने E की वैल्यू मान लो लिखी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमने इसको फोटोन दिया 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये ले लेगा आयनाइज होने के टाइम पे। लेकिन तुमने अगर इसको फोटोन दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये इसको लेगा नहीं, क्योंकि 10 से ये बाहर नहीं जा रहा और बीच के किसी भी सेल के अंदर भी नहीं जा रहा। तो ये कॉन्सेप्ट बोर मॉडल में आएगा। अभी के लिए इसको छोड़ सकते हो, बट ऐसे याद रखो कि पर्टिकुलर फोटोन या तो पूरा एब्जॉर्ब होता है या एब्जॉर्ब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बट रहा है तो ले लो, ऐसा नहीं होता कि जो मिले उसको ले लिया, ऐसा नहीं। देयर इज अ रूल, ए फोटोन इज ईदर फुल्ली अब्सॉर्ब्ड और नॉट एट ऑल अब्सॉर्ब्ड। या तो उसको पूरा लेंगे हम जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा या एमिट नहीं। मतलब अगर मैं टॉर्च जला रहा हूं तो उससे या तो 100 फोटोन निकलेंगे या 101 फोटोन निकलेंगे, मतलब रैंडम वैल्यू बता रहा हूं। कभी भी टॉर्च से 100.5 फोटोन नहीं निकलेंगे। दैट इज ऑल्सो पॉइंट नंबर 5 इज ऑल्सो अबाउट क्वांटाइजेशन। जो 5वां पॉइंट है हमारा, वो क्वांटाइजेशन की तरफ ही इशारा कर रहा है। सर सरफेस का कुछ मतलब हाँ? अलग अलग सरफेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है फोटोन का? नहीं, फोटोन का है अलग अलग सरफेस के लिए एनर्जी अलग चाहिए होगी फोटोन की, मान लो एब्जॉर्प्शन या एमिशन की, लेकिन नंबर एक वही रहेगा। मतलब या तो कंप्लीट एब्जॉर्ब होगा नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। या तो नहीं होगा। यस, दैट इज, कोई बात नहीं अश्वित, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। एक बच्चा अश्वित लेट ज्वाइन कर रहा है, तो तुम अश्वित क्या करना, इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, उसको तुम देखना और इसको गो थ्रू करना। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और फाइनल बुक एक बुकलेट भी दिया हुआ है हमने, उसके अंदर देखना। ओके, गुड। यस, 6th पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑल फोटॉन्स ट्रेवल with the same speed c, but they may have different energies। देखो, चूंकि सारे EMR हैं तो स्पीड क्या होगी? सेम। फिर फर्क किस में आएगा? एनर्जी में। क्यों? क्योंकि C तो सेम है, लेकिन न्यू और लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और एनर्जी की वैल्यू जो है वो न्यू के प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड सबकी सेम होगी, लेकिन एनर्जीज क्या होंगी? सबकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। स्पीड C जो है उसकी वैल्यू याद रखनी है 3 × 10⁸।
सबने लिख लिया? Yes, sir. नाउ देखें, ये सारा हमने डेटा पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। इसको नोट करें साथ में, इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करें। Light source is emitting photons having frequency 10 to power 15 hertz. Okay. Find the energy of a photon if 10 to power 20 photons are emitting per second from the source. Okay. Then find the total energy per second from the light source. Okay. अश्वित, बाकी लोग सबको क्वेश्चन समझ में आया है? ओके। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? ये क्वेश्चन जिन्हें नोट किया है वो सॉल्व करें, थोड़ा सा ट्राई टू सॉल्व इट। एनर्जी निकाल ली तुमने। व्हाट इज द यूनिट प्रथम? Yes, joules. Good. So we have to find total energy also. We have to also find the total energy. हम लोग को क्या करना है? टोटल एनर्जी बतानी है. So just try to find the total energy. So Pranav, yes, you have got the right answer for the energy of one photon. That is in joules. Yes, good. So I will use the blue pen. Nu is given in SI unit. Very good. So we know that E naught is h nu. Yes, correct. You can write 62.6 also, Pratham.
because this one is in joule per second. This is in joule. Per second, so you told that it's in joule into second. आर्यन सॉरी क्या बोला तुमने? नहीं सर, मैं ईशान जूल इनटू सेकंड बोला ना आपने, हाँ मतलब ईशान, प्लैंक यस, कांस्टेंट का। हाँ जूल इनटू सेकंड, यस करेक्ट। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ओके जूल सेकंड, यस जूल सेकंड ही होता है। अच्छा वो गलती से मैंने लिखा है, तो जूल आ जाएगा, सबको समझ में आया? यूनिट क्या आएगा? सर यस ईशान, गुड। सर 90। यस, so this is E naught. So 34 minus 15 will be equal to 19. Now, हाँ yes Arya, okay. Total energy. यूनिटरी मेथड लगाया, एक की एनर्जी इतनी है, सो 10 टू पावर 20 की एनर्जी क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 20। सो दिस इज द आंसर। सबने ये आंसर निकाला। सो प्रणव, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एनर्जी, सो वी विल राइट ओनली इन जूल्स, बट वी कैन ऑल्सो राइट इन जूल पर सेकेंड अगर हमें पावर निकालनी है। सो पावर इज जूल पर सेकेंड, दैट इज W/T। बट तुमने देखो यहाँ लिखा है ना, टोटल एनर्जी ऑफ 10 टू पावर 20 फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। सो टोटल एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट जूल्स में होनी चाहिए। ओके, बट इट इज गुड टू राइट जूल पर सेकेंड, बट इट विल बी कॉल्ड पावर या एनर्जी पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम, गुड। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बल्ब वाले क्वेश्चंस आते हैं। सर हाँ यस सर 20 minus 19 is equal to 1. हाँ 1, यस ओके। आई हैव आपने टू 10 लिखा है आपने सर। yes yes, thank you, but the answer is correct because I Yeah, have sir, yeah. taken only 10, yes, good. So 10 to power 1 I can also write it, okay. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हमने बच्चे। देखो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि हमारे पास एक बल्ब है, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ। A 50-watt bulb is emitting photons having wavelength कितना ले लेते हैं? बल्ब है, बिकॉज इट इज बल्ब, so that is 5000 angstrom. A 50-watt bulb is emitting photons having wavelength 5000 angstrom. ये एक्चुअल अपना प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है, जो हम लोग के घरों में बल्ब लगे होते हैं उनसे रिलेटेड है। If the power of the bulb, okay, I will correct it. पावर तो मैंने दे दी ना 50 watt. If the efficiency of the bulb is 50%, then find the number of photons emitting from the bulb per second. Emitting from the bulb per second.
गॉट इट? व्हाट इज द क्वेश्चन? बिकॉज हमारे पास जो बल्ब है उसकी पावर जो लेबलिंग है वो 50 वॉट है, 50 वॉट का बल्ब लगाया हमने, है ना, और उससे जो लाइट एमिट हो रही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट हो रही है। नाउ वी हैव गिवन दैट एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 50%, मींस पावर का 50% ही लाइट में कन्वर्ट कर पा रहा है, बाकी जो 50% एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है ना भाई? जैसे हमारा अगर बल्ब रहेगा, ऐसे मैंने बल्ब लगाया यहाँ पे, अब ये बल्ब जब इस तरीके से लगा हुआ है तो ये बल्ब कितने का है? 50 वॉट का। मतलब ये जो पावर ले रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो कितनी ले रहा है? 50 जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। नाउ इसमें से 50% हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है। ये हीट करेगा, जो फिलामेंट इसका होगा, मान लिया हमने इनकेडेसेंस बल्ब लिया है पुराने टाइम वाले, है ना, जो आजकल के बल्ब्स आते हैं एलईडी बल्ब्स, उसकी पावर बहुत ज़्यादा जो है हम लोग यूज़ कर पाते हैं, एफिशिएंसी उसकी 70, 80, 90% तक चली जाती है। तो इसमें से फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं बच्चे, इन फोटॉन्स के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 50 का 50%, दैट विल बी इक्वल टू 50 का हाफ, 25 जूल पर सेकेंड। जो टोटल एनर्जी मिलेगी पर सेकेंड वो कितनी मिलेगी हमको? 25 जूल्स। और 25 जूल्स जो एनर्जी होगी पर सेकेंड वो हीट के फॉर्म में वेस्ट भी हो जाएगी। नाउ अगर मुझे एक फोटॉन की एनर्जी पता हो जाए, दैट इज ई नॉट, और टोटल एनर्जी हमें पता है 25, और हमने एज्यूम कर लिया देयर आर n photons in 1 second, so what will be the equation? 25 joules is equal to energy of n photons, that will be equal to n into E naught, और वैल्यूज को हम लोग लिख देंगे उसमें। E naught की वैल्यू h न्यू पुट करेंगे, न्यू एक्चुअली दिया नहीं तो hc by lambda पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो, देखते हैं क्या लाते हो आंसर। आंसर प्लीज टेल द आंसर। सर यस। सर वेवलेंथ भी 50% रिड्यूस हो जाएगी ना? नो 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 बच्चे, यस ये बहुत अच्छा डाउट है, बट ऐसा नहीं होता है। वेवलेंथ जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगा ऐसा बताओ?
तो मैं समझाता हूँ। बल्ब लिखा हाँ, हुआ है, तो ये जो पावर ले रहा है यहाँ से, ये है 50 जूल पर सेकंड की। इसमें से हीट जो है वो क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। उसके बाद में बोला जो एनर्जी निकल रही है लाइट के फॉर्म में, उसकी है 5000 है उसकी। तो उसने खुद बोल दिया ना, जो निकल रही है वेवलेंथ लाइट के फॉर्म में वो 5000 है ना, तो कैसे उसको हाफ कर दोगे? वो तो हाफ तो पहले करना है ना। हाँ सर। या अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आर्या एंड प्रणव? क्या तुम लोगों ने एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट किया है? ओके वेट करता हूँ और आंसर्स का। ईशान, अश्वित, आर्या, आर्य का अच्छा आया। देखो जिनका 10 टू पावर -19 आ रहा है उन्होंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है। इट शुड नॉट बी 10 टू पावर माइनस, इट शुड बी 10 टू पावर पॉजिटिव, है ना। कई सारे बच्चों ने लिखा है माइनस। देखो कहाँ गलती हुई है। 9.925 into 10⁻⁻18। अच्छा मैं देखता हूँ, रुको। अच्छा प्रथम, तुम्हारा ठीक लग रहा था। 11 लिखा है तुमने ना, 10 की पावर 11। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, फिर तुम लोग मिला लेना। अच्छा देखो तो भाई एनर्जी emitted from the bulb in the form of light in 1 second कितनी होगी? $25 जूल। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होगा? hc/λ। यस। इसकी एक नई ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी के लिए ऐसे काम चलाओ। सॉरी, देखो लैम्डा वी हैव टू पुट इन मीटर्स। कितने लोगों ने ऐसे लिखा था एनर्जी में? हाँ क्या कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया होगा। यस 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 यस, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, सही बोल रहे हो बच्चे। ये देखो 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -7 हो जाएगा जूल्स में। नाउ अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं अपने तरीके से,
तो मुझे आएगा 1.1 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 3.3। बट अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं तो मुझे कितना आएगा, मुझे आएगा मोर देन 3.3 दैट विल बी इक्वल टू 3.975 3.975। वेरी गुड। तो मैं तुम्हारा आंसर लिख लेता हूँ 3.97, ठीक है, यही आएगा। और ऊपर क्या आएगा, माइनस की 34 प्लस की 15, ये 7 ऊपर जाएगा और फिर से वही बन गया 34 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू 19। कितने लोगों का यहाँ तक आया था बच्चे? मेरा से रहा था, उधर तो क्या आया था, उसके आगे किधर हुआ अभी तो आंसर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। नहीं, वही आगे है और हाँ है ना बच्चे, सही है। लेकिन गुड, वेरी गुड, जिसने यहाँ तक किया है बहुत अच्छे। नाउ assume there are n photons emitting from the bulb। तुम लोग को जब सॉल्व करना है इतना ज्यादा इसको जो है इलोबरेट नहीं करना है, लेकिन मैं पहली बार चूंकि ये सवाल लगा रहा हूं तुम्हारे लिए, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ आ जाए। हाँ लिख रहा हूँ, रुको। Now assume there are n photons emitting from the bulb in 1 second. So energy of n photons will be equal to n into energy of 1 photon। होगी कि नहीं? कितने लोग को समझ में आया? कितना है? -19। क्या लिख दिया, सॉरी। और इधर टोटल कितना आएगा? 25। ये पहले से पता है। 1 सेकंड में जो एनर्जी है, 1 सेकंड में जो एनर्जी है वो कितनी है? 25। यहाँ से सॉल्व करेंगे। 25 divided by 3.97 10 to power 19 minus 2 3.97 10 to power plus 19। सो अब इसको जल्दी से बताओ मुझे कितना आएगा? 25 by 3.97 विदाउट कैलकुलेटर 6.29। You don't have to use calculator because it is not allowed। 6.3 लिख सकते हैं बच्चे इसको राउंड ऑफ करके। इतने फोटॉन्स, बताओ ये इंटीजर वैल्यू है कि नॉन इंटीजर वैल्यू है? नॉन इंटीजर। सही बताओ, सही सही बताओ। इंटीजर। इंटीजर वैल्यू, वेरी गुड। किसने बताया इंटीजर? मैंने। गुड हेमंत। और बताओ ईशान, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर? एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू इंटीजर और नॉन इंटीजर? इंटीजर। इंटीजर है, पावर में बहुत ज्यादा है 10 टू पावर। सुपर पोजिशन कहाँ से आगे आ रहे हैं यहाँ पे? सुपर पोजिशन बोल रहे आ रहे हैं अभी। इतने फोटॉन्स हैं, ये तो काफी बड़ा नंबर है ना। ये किसमें चला जाएगा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार। ट्रिलियंस ब्रिलियंस पता नहीं क्या इसमें आ जाएगा, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मींस बोथ यस एंड नो। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है बच्चे, ये एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि जैसे ही तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक के आगे कितने जीरो लगाएंगे? कितने जीरो? 19। तो ये आ जाएगा 63। उसके बाद कितने जीरो? 18 जीरो। 18 जीरो है ना। तो ये इंटीजर वैल्यू है, बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यू है ना। तो इस तरीके से और यूनिट जूल इनटू सेकंड ना। ये नंबर है बच्चे, नंबर की यूनिट क्या है? कुछ नहीं है।
नहीं इसकी फोटॉन्स की यहाँ पे n एन की वैल्यू बच्चे नहीं कुछ, देखो इधर भी जूल है इधर भी जूल है, कट गया, नंबर है वो, सिर्फ नंबर्स, दीज आर ओनली नंबर्स। मैं लिख देता हूँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छी बात पूछी कि यूनिट क्या होगी, बट देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअली नंबर है तो यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होता है, बट क्यों यूनिटलेस होता है ये समझ में आना चाहिए। इधर भी एनर्जी थी इधर भी एनर्जी थी, तो दैट विल बी इक्वल टू यूनिटलेस। नंबर्स ऑफ photons emitting from the bulb in 1 second. ओके, बहुत अच्छी। तो ये सबने नोट कर लिया है, तो आगे चलें। सर एक मिनट अभी, सॉरी। इसके पहले वाले पेज, यस सर, हो गया सर, यही कर। ओके गुड। तो फाइनली हमने आंसर दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझे पता है E is equal to hc by lambda and where h Planck's constant, जूल सेकेंड, c स्पीड ऑफ लाइट, बताओ क्या ये दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है। सो कितने लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? सबको पता है? Yes, sir. yes sir ये इससे एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है जिसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम लोग को प्रूफ चाहिए होगा तो मैं समझा दूंगा, बट विदाउट प्रूफ याद करो। E in electron volts is equal to 12400 upon lambda in angstrom. It is a direct formula to solve the value of energy if the value of lambda is given in angstroms. तो हमें एनर्जी किसमें मिलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। एक हो सकता है इसके अंदर कैलकुलेशंस इस तरीके से करी गई हैं, एच की वैल्यू पुट की गई, एनर्जी जूल्स में आई, और हमें पता है 1 जूल कितना होगा, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। उसके बाद में ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है। किसी को डाउट है इस फॉर्मूले को याद करने में? एनी प्रॉब्लम? क्या याद कर पाओगे डायरेक्टली? हाँ सर, लेकिन एक मतलब इसके लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, E should be in electron volt, lambda should be in angstrom. Then this formula can be used. For example, अगर मैं तुमको यूज कराऊं, find the energy, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है। इसका कितना ज्यादा यूज होगा अभी तुम देखते जाना आगे। Find the energy in electron volts of a photon having wavelength 4000 angstrom. बोले बच्चे, आंसर क्या आएगा? हाँ, क्या आंसर आया? कुछ डाउट है तो बताओ, मुझे खुल के बताओ। 3.1 जो कितना आसान हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन। तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आंसर आ गया। अच्छा, जूल्स में बताओ कितना आएगा? जूल्स में कितना आएगा? ये वाला यूज कर लो। जूल्स में बताओ यूज करके। सॉरी, यस बच्चे, डू इट।
डू इट प्लीज, आंसर लाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। आर्यन कैसे करेंगे? 4.96 into यस यस, बोलो बोलो बोलो। 3.1 करेंगे सर। हाँ 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट into 1.6 into 10⁻⁻⁹। यस यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड हिमांश, सारे बच्चे करेक्ट। उसका हाँ। आंसर आया 4.96 into 10⁻⁹। यस करेक्ट। एनर्जी इन जूल्स कितनी आएगी? 3.1 into 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ इन जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.9 जूल्स। ये याद करें सारे लोग, ये डेरिवेशन हो चुका है पहले। अब यहाँ पे जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जा 6 बचेगा, 16 3 जा कितना होगा? 48 एक 49, तो ये आएगा 4.96 × 10⁻⁹ जूल्स। दैट इज द करेक्ट आंसर हिमांश। बाकी बच्चे ने ऐसे किया है? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गई। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो काफी लंबा पड़ जाता है ना। H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो, लैम्डा मीटर में डालो, फिर एनर्जी जो है जूल्स में आए, काफी लंबा हो जाता है वैसे कैलकुलेशन। ऐसे देखो कितना आसान कैलकुलेशन होता है ना। तो ये कन्वीनियंट है बहुत इसको यूज करना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ बैकिंग, अच्छा ओके ये हो गया। अच्छा मैं तुमको कुछ होमवर्क देता हूँ, कर लेना। होमवर्क इज आइस, चूंकि मैं अपने मन से कराता हूँ तो बहुत सारे आइस बच जाते हैं, है ना। इन क्लास एग्जाम्पल तो मैं खुद से देता हूँ। आइस 1 से आइस 6 तक, आइस 1 to आइस 6। सर बुक ग्रुप में सेंड करो ना। बुक सेंड करता हूँ, यस यस अभी करता हूँ। देखो मैं सेंड भी कर रहा हूँ, इसको नोट करें पहले। जुलाई बैच में मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। सर आइस 1 का क्वेश्चन ही नहीं है। आइस 1 का क्वेश्चन नहीं है तो देखो वहीं पे ढूंढो, उसमें आगे आ जाएगा। लेक्चर 4 में ढूंढना है, लेक्चर 3 तक के पहले दे चुका हूँ ना। सर और भी सवाल दे रहा हूँ। आइस लेक्चर 1 में देखा, आइस के क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। 1 में नहीं है, कोई बात नहीं है। लेक्चर 4 है बच्चे, लेक्चर 4 करना है आइस, जिसमें लेक्चर 3 तक पहले हो गया। लेक्चर 3 तक के पूरे आइस कर लेने हैं, है ना, ऑलरेडी गिवन है ना। तो जो बच्चे नए आए हैं वो पहले तो मेरे लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे। वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे पुराने लेक्चर चाहिए, तो मैं ढूंढ के तुम्हें दूंगा। क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर पड़े हैं वो ऐसे रैंडम यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जील वाले, तो उनको मैं तुमको ढूंढ के दे दूंगा। तुम बताओगे मेरा कौन कौन सा लेक्चर छूटा है या अभी एक ही क्लास की, उस हिसाब से तो मैं तुमको लाइन से सारे दे दूंगा। जुलाई बैच या तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना, है ना, केमिस्ट्री जुलाई बैच, ऐसे सर्च करना, जील केमिस्ट्री जुलाई बैच, तो लेक्चर आ जाएंगे डेट के हिसाब से। तो वहां पे तुम देख लेना, या मुझे मैसेज करोगे तो मैं तुमको लिंक शेयर करूंगा। उनको देखना है। जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए क्या है, लेक्चर 4 सॉल्व करना है, आइस नंबर 1 to आइस नंबर 6। लेक्चर 3 के आइस मैं पहले ही दे चुका हूं, और मैं क्वेश्चन देता हूं, रुको। उसमें नहीं हो पाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, और असाइनमेंट देखता हूं कर पाओगे। असाइनमेंट 1, यस असाइनमेंट 1 भी तुम्हें करना है। असाइनमेंट कितने नंबर पेज पे? मोबाइल पेज कर लोगे? ग्रुप पे डाल दूं होमवर्क, क्या बताओ? फाइनल बुक पीडीएफ में है। हाँ उसमें है बच्चे, यस। ओके सर। इसको नोट करें, और जो बच्चे नए आए हैं ग्रुप पे मैंने डाल दिया होमवर्क भी, ठीक है। करके आओगे सारे लोग? तो इसी के साथ मैं
इसको सेव कर लेता हूँ। जो बच्चे लिखना छूट गया जिनका है, उनके लिए जो है